हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज शुरू करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की 11th क्लास की एनसीईआरटी, जिसका हमारा पहला चैप्टर जो है वो हम अपने आज़ादी के पहले की जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में ना हम कुछ देखने की कोशिश करेंगे कि 1947 के पहले हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसी थी, यानी कि ब्रिटिश के काल में अर्थव्यवस्था कैसी थी और उस अर्थव्यवस्था में किन चीज़ों ने हमारे ऊपर इम्पैक्ट डाला था। एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, ब्रिटिश इंडिया के वायसराय भी वो रहे, विक्टर अलेक्जेंडर। वो कहते हैं कि हम भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। ये स्टेटमेंट अपने आप में इस बात को बताने के लिए काफ़ी है कि भारत की क्या इम्पोर्टेंस थी ब्रिटिश साम्राज्य के लिए। वो किसी भी कीमत पर भारत को खोना नहीं चाहता था, क्योंकि भारत वास्तव में उनको वो चीज़ें देने के लिए कैपेबल था। वो कपास सस्ते दामों पर जब वहाँ से ख़रीद के ले जाते थे और वहाँ से कपड़ों को बना करके पूरी दुनिया में बांटते थे। जब अमेरिकी वॉर चल रहा था, अमेरिकी युद्ध चल रहा था, आज़ादी के लिए जब लड़ाई चल रही थी, तब भी ब्रिटिशर्स ने भारत की ओर देखा और यहाँ पर नील की खेती और कपास के उत्पादन के लिए कई सारे ऐसी चीज़ों को हमारे किसानों के ऊपर दबाव डाले और यहाँ से बहुत कुछ लेके गए। नील की खेती के लिए आप लोगों ने सुना होगा तिनकठिया व्यवस्था, जो कि काफ़ी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। बिहार में चंपारण में जिस तरीके का आंदोलन चलाया गया, नील दर्पण नाम का जो उपन्यास है उसको भी आपने ज़रूर सुना होगा। नील दर्पण उपन्यास किसने लिखा है? आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, नील दर्पण उपन्यास किसका है। ठीक वैसे ही बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुए जिनके बेसिस पर हम ये कह पाने में सक्षम हैं कि ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया क्या था। हालांकि हम इस चैप्टर में इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करेंगे और हम लोग उन पॉइंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम पर्पज़ से ज़रूरी हैं। चैप्टर्स में बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव नॉलेज होती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं, लेकिन हम सारी इन्फॉर्मेशंस एग्ज़ाम हॉल में नहीं याद रख पाते। ये काफ़ी चैलेंजिंग होता है। तो हम यहाँ पर पैराग्राफ बाय पैराग्राफ ये समझने की कोशिश करेंगे और हम बैकग्राउंड को जानने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को मैं ये बताता चलूँ कि इस बुक को पढ़ाने का मेरा मेन पर्पज़ ये है कि जब हम इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो उसके बाद इसमें जो पीछे क्वेश्चंस होते हैं, सिमिलर तरीके के क्वेश्चंस तो नहीं कह सकते, बट उसी लेवल के बहुत हद तक जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे यूपीएससी पूछता है। पीवाईक्यू उठा के जब आप देखोगे और आज भी बहुत सारे आप क्वेश्चंस को देखोगे तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पीछे दिए गए हैं। तो ये चैप्टर जब हम पढ़ लेंगे तो अंत में हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे आंसर राइटिंग कर सकते हैं। मैं एक सुझाव और देना चाहूँगा, जो मैं पर्सनली इस चीज़ को फ़ील करता हूँ कि अगर हम लोग आंसर राइटिंग अगर शुरू करें तो हम एनसीईआरटी से शुरू करें, बेसिक लेवल से शुरू करें तो ज़्यादा बेटर होगा। हम लोग डायरेक्टली अगर यूपीएससी की, हाँ देखो, नो डाउट आप लोगों का स्तर अगर उस लेवल का है तो आप कर सकते हो, बट जो एकदम फाउंडेशन से स्टार्ट करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको ज़रूरी ये है कि वो एनसीईआरटी को पढ़ें, उसको समझें और उसके बाद फिर पीछे दिए गए क्वेश्चंस को जैसे भी लिख पाएँ, टूटा फूटा जैसा भी लिखा जाता है आप लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको एक हैबिट डेवलप होगी और जो थॉट प्रोसेस होती है लिखते टाइम, जो थॉट क्रिएट होते हैं जो कि एग्ज़ाम हॉल में हम रिकॉल नहीं कर पाते, वो चीज़ें हमारी डेवलप होंगी। तो इतना काफ़ी है, वीडियो बहुत लेंदी नहीं करना है, हमें मेन मेन जो पॉइंट है उस पर ध्यान देना है।
तो हम थोड़ा अर्थव्यवस्था के बारे में, जैसे कि हम बात कर ही रहे थे, इसका हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। भारत का आर्थिक विकास, देखो भारत का आर्थिक विकास जो है वास्तव में आज़ादी के पहले, मुख्यतः आज़ादी के पहले और ब्रिटिशर्स के आने के पहले भी अगर हम देखें, अगर हम मिडिवल टाइम पीरियड में जाएं, तो मेन जो था उसका मेन एक ही था, जिसको हम कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं सूक्ष्म, जिसको आज के समय में हम लोग एमएसएमई कहते हैं ना। उस समय हमारे देश में मुग़ल काल में भी अगर हम अर्थव्यवस्था को देखते हैं और उस समय अगर हम उद्योगों को देखते हैं, तो छोटे 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 बहुत सारे उद्योग हुआ करते थे। कुटीर उद्योग हो गए, ठीक है, चरखा कातने वाले, ये हमारे बुनकर लोग हो गए, ठीक है, ये छोटे छोटे उद्योग बहुत सारे काम कर रहे थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स की एंट्री इंडिया में हुई और उन्होंने जिस तरीके की नीतियाँ अपनाई, उन नीतियों का सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है, हम लोगों का एक यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है, इम्पैक्ट इन्हीं छोटे छोटे जो उद्योग बनाने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा। खासकर जो हमारे बुनकर लोग होते हैं उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्योंकि जब ब्रिटेन में वहाँ पर औद्योगिक क्रांति स्टार्ट हुई, औद्योगिक क्रांति के स्टार्ट होने से जो सामान ब्रिटेन में बनता था उसको इंडिया में लाया जाता था। और एक एक चीज़ और है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अ, अलग से जाऊँगा। आप लोगों ने ज़रूर ही पढ़ा होगा वन वे ट्रेड, ठीक है, एनसीईआरटी में भी इसका मेंशन है। ठीक है, तो 8th क्लास की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, जब मैं पढ़ता हूँ तो उसमें हम लोगों को दिया जाता है वन वे ट्रेड। तो ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसी थी वन वे ट्रेड की, वन वे ट्रेड का मतलब होता है कि आप अगर किसी कंट्री में, जैसे कंट्री ए है, उसमें आप एंट्री करना चाहते हो, तो वो कंट्री आपके ऊपर कोई टैक्स ना लगाए, ठीक है, और जब आपके ही लोग उस कंट्री में काम कर रहे होते हैं, ऐसे इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते, ऐसे समझते हैं। जब ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में था, और ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में था, तो इंडिया में, इंडिया से जब ब्रिटिशर्स कोई सामान, मतलब इंडियन लोग जब अपना कोई सामान यहाँ से भेजते थे, नॉट अ ब्रिटिशर्स, इंडियन लोग जब यहाँ से सामान भेजते थे, तो ब्रिटेन उनके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगाता था, जिससे उनका सामान जो था वो महंगा हो जाता था और उनका सामान वहाँ पर नहीं बिक पाता था। और जब ब्रिटेन के लोग यहाँ पर सामान भेजते थे, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पर सामान भेजते थे, तो इंडिया में चूँकि ब्रिटेन की सरकार थी, ब्रिटिशर्स की सरकार थी, तो वो यहाँ पर इंडिया में एंटर कराने के लिए जो टैक्स है ना, बहुत कम रखते थे या टैक्स रखते ही नहीं थे। तो उनका सामान जब इंडिया में आएगा तो सस्ता होगा। अब आप एक चीज़ बताइए, जो व्यक्ति 2 दिन में 3 दिन में एक वस्तु बनाता है, बहुत मेहनत के साथ बनाता है, तो डेफिनेटली उसको उसका फ़ायदा होना चाहिए ना। तो इंडियंस लोग उसको नहीं खरीदते थे, क्योंकि उन्हें लगता था महंगा है, और ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है वो अच्छा फैशनेबल भी है और सस्ता मिल रहा है, तो वो उसी को परचेज़ करने में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देते थे। तो इस वजह से हमारे जो, इसको हम लोग कह सकते हैं वन वे ट्रेड, मतलब वो एक ट्रेड का तरीका है। हमारा सामान तो वहाँ नहीं पहुँच पा रहा, लेकिन उनका सामान हमारे यहाँ पर बहुत सारा आता जा रहा है। और यहाँ से जो कपास की जो खेती करवाते थे, कपास यहाँ पर सस्ते दामों पर ख़रीदते थे, वहाँ पर ले जाके वहाँ पर फैब्रिक बनाते थे और फिर उस फैब्रिक को इंडिया में बेचते थे। इससे जो पूरा का पूरा जो फ़ायदा होता था उन्हीं लोगों को होता था। हमारे किसानों से सस्ते में ख़रीद रहे हैं, वहाँ पे बना रहे हैं, फिर उसके बाद में यहाँ पर महंगे में आकर के बेच रहे हैं। तो ये हम इस तरीके से इसको कह सकते हैं वन वे ट्रेड। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटिशर्स के आने के पहले क्या थी, और जब ब्रिटिशर्स आ गए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका भी हमने थोड़ा सा एक झलक देखी। भारतीय अर्थव्यवस्था को अगर हम 15 अगस्त 1947 तक देखें, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रिटिशर्स का मुख्य उद्देश्य यही था कि इंग्लैंड को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम डेवलप कर पाएँ, कितना ज़्यादा हम उनके ऊपर डेवलपमेंट ले पाएँ, ये ब्रिटेन का मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। तो ये जो वाला पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं, मुख्य उद्देश्य जो था इंग्लैंड में ब्रिटिशर्स का, औपनिवेशिक शासन का, हमारे यहाँ पर कॉलोनियल रूल का, वो मेन उद्देश्य यही था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हम भारत से जो धन को यहाँ से ले जा कर के, कच्चा माल यहाँ से हम भेज करके ब्रिटेन को समृद्धशाली और शक्तिशाली बना पाए। ये मूल उद्देश्य उनका था। ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत जो हमारा निम्न स्तरीय आर्थिक विकास था वो कैसा था,
उसके बारे में देखेंगे। ये जो पूरा पैराग्राफ है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अंग्रेज़ जब हमारे यहाँ पर आए थे तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी काफ़ी स्वतंत्र थी, उसके ऊपर किसी भी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं की गई थी, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ पर राजा महाराजाओं का रूल था, मुग़ल काल था, छोटे छोटे राजा हुए थे, उनको टैक्स से मतलब होता है, उनको और बहुत कुछ चाहिए नहीं होता, तो वो टैक्स दिया करते थे। और हमारी अर्थव्यवस्था की जो मेन धुरी थी वो हम कह सकते हैं कृषि। तो कृषि भी ठीक ठाक ही चल रही थी, ठीक ठाक क्या अच्छी ही चल रही थी उस समय। तो हमारा खेती का जो सिस्टम था बहुत अच्छा था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने जिस तरीके की पॉलिसीज़ बनाई, जिस तरीके की राजस्व व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, तो उसके बाद हमारे किसानों की जो स्थिति है खराब होने लगी और इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा। किसानों को भी उन समस्याओं का सामना करना पड़ा। अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र में जो मेन वस्तुएं होती हैं उसमें जैसे कि हमारा सूती कपड़ा हो गया, सूती वस्त्र हो गए, रेशमी कपड़े हो गए, धातु पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण जैसे ऑर्नामेंट्स बनाए जाते हैं वो हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हमारे देश में हमारे देश को एक फेमस बनाने के लिए काम आते थे, वही सारी चीज़ें एक टाइम के बाद हमें ऐसा नज़र आने लगा कि भारत एक कमज़ोर देश बनता जा रहा है। उस समय अगर हम देखें तो भारत में जो आपके जो क्या कहते हैं उनको, जैसे कि अभी आपने करंट में सुना भी होगा कि जो काफ़ी प्रीसियस स्टोन जो हुआ करते हैं लाइका डायमंड, डायमंड से जिस तरीके के प्रोडक्ट बनाए जाते थे, जिस तरीके के हाई लेवल हाई क्लास की जो हमारी प्रतिष्ठा थी जो समाज में उस समय पूरी दुनिया में, वो देखने लायक थी। औपनिवेशिक जब शासक जब देश में आए तो उनका यहाँ पर बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि हम जिस देश में आ रहे हैं वहाँ के लोगों को हम प्रोटेक्शन दें। उनका सीधा सा मतलब था यहाँ से हमें जो ले सकते हैं, हम जो चीज़ों को अपने देश मतलब ब्रिटेन में ले जा सकते हैं, यूरोप में ले जा सकते हैं, बस हमारा वही एक उद्देश्य है। और वही इंग्लैंड ने भी भारत में किया। कच्चे माल को यहाँ से ले जाते थे सस्ते दामों पर और फिर उसके बाद में वहाँ से मैन्युफैक्चर करके उन चीज़ों को महंगे दामों पर भारत में आकर के या बाकी के अन्य देश थे वहाँ पर वो बेचा करते थे। इससे क्या होगा, देखो औपनिवेशिक शासक का उद्देश्य ही होता है शोषण के उद्देश्य से, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने जो मूल देश जो पेरेंट देश होता है उसको फ़ायदा पहुंचाना उनका मूल उद्देश्य होता है, इसी वजह से वो आते हैं। लेकिन अगर ईमानदारी से देखें तो हमारे देश में जो प्रति व्यक्ति आय होती है, ईमानदारी से कभी भी ब्रिटिशर्स ने 200 सालों में बिल्कुल भी 200 सालों में बिल्कुल भी उन्होंने ये आकलन नहीं लगाया कि इंडियंस की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो एक साल में कितना कमाता है, एक एक व्यक्ति एक साल में कितना कमाता है, बिल्कुल भी उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो उनका उद्देश्य ही नहीं था, ध्यान क्यों देंगे वो, तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। अब देखो कुछ व्यक्ति थे जैसे कि हमारे दादा भाई नौरोजी, ठीक है, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, इनके नाम ज़रूर आप ध्यान रखना। ये मैं स्पेशल पॉइंट आउट आपको कर रहा हूँ कि ये जो नाम है इनके इनके नाम आप ज़रूर ध्यान रखना। ये ओके, ये जो नाम है इनके ज़रूर ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये सीधे सीधे क्वेश्चंस यहाँ से पूछ देते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को या ब्रिटिश सरकार की जो ब्रिटिश नीति थी, आर्थिक ब्रिटिश नीति थी, उसको किस किन किन महान शक्तियों ने जो शक्तियाँ थीं उन्होंने आ, आगे बढ़ाया और किस तरीके से उनको एक्सपोज किया, हम ऐसे कह सकते हैं उनको एक्सपोज किया। डॉक्टर राव का अनुमान है, उनका अनुमान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। वो कहते हैं कि भारत की जो राष्ट्रीय आय थी, वार्षिक जो समृद्धि दर थी 2% से भी कम रही और प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर जो मात्र आधा प्रतिशत रह गई। मतलब ये इंडिया की स्थिति थी उस समय। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें देखते रहना है। ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है,
एक सेकेंड। कृषि क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ा? कृषि क्षेत्र पर जो ब्रिटिश नीतियां हैं उनका क्या प्रभाव पड़ा? तो औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत अगर हम देखें तो उस समय भी भारत मूलतः एक कृषि प्रधान देश ही था। हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि अर्थव्यवस्था थी। देश के लगभग 85% जो जनसंख्या थी वो गांव में रहती थी, और गांव में आपकी आजीविका का एकमात्र साधन होता है वो कृषि होती है। प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से आप कृषि पर डिपेंड होते हो अपनी आजीविका के लिए। बट कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनके बेसिस पर हम यहाँ पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो खेती बाड़ी की जो व्यवस्थाएं थीं वो क्यों डगमगा गईं। कृषि क्षेत्र की जो मुख्य औपनिवेशिक शासन द्वारा जो राजस्व व्यवस्थाएं या भूमि व्यवस्थाएं जो लागू की गई थीं उनका किसानों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, उनका जमींदारों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, और जो व्यवस्थाएं उनके द्वारा लागू की गई थीं उसका मुख्य पर्पज़ क्या था। तो इस चीज़ को हम भली भांति जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो बंगाल प्रेसिडेंसी में जिस तरीके की ज़मींदारी व्यवस्थाएं लागू की, आपको पता होना चाहिए, आपको पता भी होगा। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी, एक तो परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। उसके बाद अलग अलग इलाकों में रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था जो हमें देखने को मिलती है। महालवाड़ी व्यवस्था हमारे सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र का कुछ इलाका है, वहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था ऐसी देखने को मिलती है। रैयतवाड़ी व्यवस्था उत्तर प्रदेश का कुछ इलाका है, कुछ मध्य प्रदेश का ही इलाका है, और कुछ साउथ इंडिया में हमें महालवाड़ी व्यवस्था का कुछ जो पैटर्न है जो हमें देखने को मिलता था। तो कृषि कार्यों से होने वाले जितने भी लाभ हैं वो जमींदार की हड़प जाते थे, जमींदारी हड़प जाते थे। उनका मेन मकसद ही था लाभ प्राप्त करना। किसानों के पास तो कुछ बच ही नहीं पाता था। मतलब अगर कोई परमानेंट सेटलमेंट व्यवस्था लागू कर दी गई है देश में तो क्या होगा, इससे यही होगा ना कि आपने वो जिम्मेदारी जमींदारों को दे रखी है कि भैया आप इन किसानों से टैक्स वसूल करिए। जमींदार अपने लालच के बस में आकर के उन किसानों से अपने लिए भी कुछ एक्स्ट्रा जो टैक्स है वो वसूल लिया करते थे, या उनको डराते थे, धमकाते थे। और बाई चांस कभी कभार ड्रॉट आ गए, कभी कभार उनकी खेती अच्छे से नहीं हुई, बारिश ज़्यादा हो गई, ठीक है, या फिर बारिश हुई ही नहीं है, तब तो किसानों के पास तो कुछ है नहीं ना टैक्स देने के लिए। लेकिन सरकार का प्रेशर है, ज़मींदार भी लालच में आकर के अपने ही लोगों को, अब उन किसानों को डराते थे, धमकाते थे, उनकी ज़मीनों को छीन लेते थे। तो शोषण की जो नीतियाँ थीं वो स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती हैं। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा जो थी अनदेखी कर देते थे, वो बिल्कुल भी, वो लगान संग्रहण तक ही सीमित रहती थी, और कृषक वर्ग के ऊपर इसका बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। सामाजिक जो तनाव, जो टेंशन्स हैं वो भी झेलने के लिए हमारे जो किसान लोग हैं वो परेशान हुआ करते थे, और काफ़ी चीज़ों को उनको सामना करना पड़ता था। ज़मींदारों से उनके जो अधिकार छीन लिए जाते थे। एक चीज़ और है, अगर कोई ज़मींदार जैसे समय पर टैक्स नहीं दे पा रहा है तो उनके ऊपर एक सनसेट क्लॉज़ लगता था, यानी कि उनकी ज़मीनें जो होती हुआ करती थी वो आपकी नीलाम कर दी जाती थी। मतलब ये है कि उनकी ज़मीनों को किसी और को दे दिया जाता, ज़मींदारी किसी और को दे दी जाती थी, ठीक है। तो इस दबाव में आकर भी ज़मींदार कभी कभार ना चाहते हुए भी किसानों के ऊपर जो गलत व्यवहार होता है वो मजबूर हो जाते थे। ऐसा भी हमें बहुत सारी घटनाएं जो हमें देखने को मिलती हैं। जब आप हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो उसमें आप ये घटनाएं आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। कृषि के व्यवसायीकरण की जो स्थिति है वो हमें ब्रिटिश काल में ही नज़र आती है, लेकिन ये आवश्यकता क्यों महसूस की गई? देखो, देश के कुछ क्षेत्रों में कुछ कैश क्रॉप मीन्स नकदी फसलें, मतलब उनको हम अगर हम उगाएंगे, उगाने के तुरंत बाद उनको हम बाज़ार में बेच देंगे जा कर के, और उनसे हमें फ़ायदा लाभ हो जाएगा। इनको हम कहते हैं कैश क्रॉप, या इसी को हम बोलते हैं द कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो ये जो पद्धति है
इसमें कई सारी फसलों को उगाया जाता है। जैसे नील की खेती की परंपरा शुरू हुई थी। कपास की खेती भी एक तरीके से आपका कैश क्रॉप में ही आ जाता है, ठीक है, कैश क्रॉप में। और धीरे धीरे फिर जो खाद्यान्न जो फसलें होती हैं उन्हें तो खाद्यान्न की खेती जो होती है, फसलों का उत्पादन भी करना पड़ता था, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड के में जो कारखाने कारखाने जो लगे हुए थे उस तो उनके लिए उनको वो सामान भेजना होता था, ठीक है, कपास भेजना होता था, नील भेजना होती थी, ये सारी चीज़ें। और कृषि के लिए आपको बेहतर सिंचाई व्यवस्था चाहिए। ये सारे पैटर्न्स की जो सुविधाएं उनको पूरा करने के लिए छोटे किसानों के पास कृषि निवेश करने के लिए उतने संसाधन नहीं होते थे, उतनी तकनीकी नहीं होती थी, और ना ही कोई उनको एक मोटिवेशन होता था जिसकी वजह से वो काम कर पाए। तो कृषि के व्यवसायीकरण का कुछ बड़े किसानों को तो फ़ायदा हुआ, लेकिन जो छोटे किसान हुआ करते थे उनको इसका कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने को नहीं मिला। ब्रिटिश काल में, आज़ादी के पहले की अर्थव्यवस्था की हम बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल फील्ड में किस तरीके के डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं, ये देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की परंपरा ब्रिटेन में शुरू हुई, आधुनिक इंडस्ट्रीज़ डेवलप होने लगीं, उस समय भारत में हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो व्यवस्था थी, भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है औद्योगिकरण, पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य हुआ करता था। ब्रिटेन में तो अच्छा खासा वो इंडस्ट्रीज़ डेवलप कर रहे हैं, बट अपने जो उपनिवेश थे भारत जैसे कई अन्य देशों में वो दोहरे मापदंडों का उपयोग करते थे। इसको हम शुद्ध भाषा में कह सकते हैं दोगलापन, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं खींचते, दोगलापन जैसा जो बिहेव होता है वो करते थे। एक तो भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। वो उनका सीधा उद्देश्य यही था, मैं कई बार बोल चुका हूँ इसी लेक्चर में, उनका उद्देश्य ये था कि यहाँ से कच्चे माल को भेजना, सस्ते दामों पर कच्चे माल पैदा करवाना यहाँ से किसानों से, कैसे भी करके डरा के धमका के किसी भी पॉलिसी के थ्रू, और वहाँ पर मैन्युफैक्चर करके उसको दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजना, जिससे कि वो जो अम्पायर जो था, पूरा जो ब्रिटिश अम्पायर जो था और ज़्यादा शक्तिशाली बन सके। और साथ ही साथ वो भारत को एक ऐसा बाज़ार बनाना चाहते थे। देखो, उन्हीं की चीज़ों को अपनी जगह मैन्युफैक्चरिंग करके और उन्हीं को वो चीज़ बेचना, ये उनकी थॉट प्रोसेस को समझाता है। हमें समझना पड़ेगा, इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे हमारे देश में जो शिल्प कलाएँ हुआ करती थीं, इसकी वजह से उनका पतन होता गया। जो हमारे छोटे छोटे उत्पाद बनाने वाले एमएसएमईज़ जैसी जो इंडस्ट्रीज़ हुआ करती थीं, वो उनका बिल्कुल पतन हो गया, और बेरोज़गारी, भुखमरी ऐसी समस्याएं हमें देखने को मिलने लगीं। ऊपर से किसानों के ऊपर जिस तरीके की रेवेन्यू सिस्टम इम्पोज किया गया था, जिस तरीके के भूमि सुधार इम्पोज किए गए थे, वो भी काफ़ी घातक हुआ करते थे। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में, जब हम बात 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा सा ये है, अभी जैसे कि हम 21वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम 2000 में चल रहे हैं, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि हम 1800 की बात कर रहे हैं, और 1800 की ये बात उत्तरार्ध की कर रहे हैं, तो हम ये समझ लीजिए 1800 उनकी 1850 के बाद की जो घटनाएं हैं उनके ऊपर फोकस करेंगे। समझ में आया? इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 21वीं सदी की बात कर रहे हैं तो कब का होगा, मतलब थोड़ा सा समझना पड़ेगा इस चीज़ को, ठीक है। 19वीं सदी में कुछ भारत में कुछ आधुनिक उद्योग इस्टेब्लिश होने लगे। अब इस इस्टेब्लिशमेंट में अंग्रेज़ों का बहुत रोल नहीं था, बहुत क्या कुछ भी रोल नहीं था, बट हमारे इंडियंस कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने खुद अपने थोड़े छोटे उद्योग लगाने शुरू कर दिए। जैसे सूती वस्त्र के उद्योग लगाना शुरू कर दिया, ठीक है, सूती कपड़ा मिलें अपनी बनानी शुरू कर दी गई, ठीक है। जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में कपास के उत्पादन के लिए काफ़ी अनुकूल परिस्थितियां नज़र आती हैं। काली मिट्टी का काफ़ी अच्छा एरिया है, वहाँ पर जो क्लाइमेट है काफ़ी अच्छा है कपास की खेती के लिए। तो महाराष्ट्र और गुजरात में
जो कपास की खेती के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ होने के कारण वहाँ पर कपास की मिलें भी, मतलब कहने का ये है कि कपड़ा की मिलें भी इस्टेब्लिश करी गई। हम देखेंगे कभी हम एनसीईआरटी डिस्कस करेंगे तो उसमें होता है कि किस तरीके के कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो किसी उद्योग को प्रभावित करते हैं। उद्योग को प्रभावित करने के लिए सबसे बड़े कोई भी उद्योग वहीं इस्टेब्लिश किया जाएगा जहाँ पर उसके लिए वो सारी परिस्थितियाँ निर्मित होंगी जो उसके लिए ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करते हैं, अगर आपको लोहा और स्टील इंडस्ट्री अगर आपको डेवलप करना है तो उसके आसपास आपको कोयले के क्षेत्र नज़र आने चाहिए, वहाँ पर पानी की सुविधाएं नज़र आनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट सुविधा अच्छी से होनी चाहिए, जो लेबर होती है लेबर कॉस्ट वहाँ पर कम होना चाहिए या फिर लेबर अच्छे से मिलनी चाहिए, वहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, वहाँ आसपास मार्केट होना चाहिए या उसके आसपास आपको एक पोर्ट होना चाहिए जिससे आप अपने जो मैन्युफैक्चर्ड जो आपका सामान है, गुड्स है, उसको आप अनदर कंट्रीज़ में भेज सको। ये सारी सुविधाएं आपको होनी चाहिए। तो इसलिए ये आपकी डिपेंड करती है, ये अलग टॉपिक है, इसको भी आप यूज़ कर सकते थे। जो मैंने पॉइंट बताए इनको आप भी लिख सकते हो, पॉइंट बना सकते हो क्या क्या ज़रूरी होती हैं कि उद्योगों की स्थापना के लिए, उद्योगों की स्थापना के लिए कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ये आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो पटसन उद्योग की स्थापना की गई। इसका श्रेय विदेशियों को दिया जाता है, लेकिन उद्योग केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं थे, भारत के अलग अलग इलाकों में थे। 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में हम देखते हैं लोहा और इस्पात का विकास हुआ, उद्योगों का विकास हुआ, जिसमें आयरन स्टील जो कंपनी है वो इस्टेब्लिश की गई 1907 में, 1907 में, ठीक है। टाटा आयरन स्टील कंपनी इस्टेब्लिश की गई। इस बार एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि किसको इंडिया का इसको हम कहते हैं ना स्टील मैन कहा जाता है, तो जमशेद भाई टाटा जो थे उन्होंने ये इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करी थी फर्स्ट टाइम। ये जमशेद भाई जी टाटा जो हैं, जो जिन्होंने आपके झारखंड में ये टाटा नगर जो है आपका, वहाँ पर ये इस्टेब्लिश करी थी। उसी समय एक मेन मेड डिजास्टर हमें देखने को मिलता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। उस समय पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो लगभग धराशायी हो चुकी होती हैं। बिल्कुल जो आपका ट्रेड रूट होते हैं वो डिस्टर्ब हो चुके होते हैं। जैसे कि कोविड के टाइम पर हम लोगों ने देखा कि काफ़ी डिस्टर्बेंस देखने को मिला, विश्व की हर एक अर्थव्यवस्था जो है, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं भी स्लो डाउन फेस कर रही थी, बेरोज़गारी की समस्या भी, महंगाई जैसी उसके कोविड के बाद कितनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा, ठीक। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो कि 1914 में आपका स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला, उसमें ये सारी समस्याओं का विश्व के अलग अलग देशों ने सामना किया। लेकिन चूँकि भारत भी इसका एक हिस्सा था तो भारत को भी इसका सामना करना पड़ा। भारत तो पहले से ही सामना कर रहा था, लेकिन यहाँ आते आते उसको वो समस्याएं और ज़्यादा देखने को मिली, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें देखना है। और फिर हम देखते हैं कुछ ऐसे उद्योग भी थे जैसे सीमेंट उद्योग, कागज़ उद्योग भी इस्टेब्लिश करे गए थे, ठीक है। और फ्यूचर में अगर इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहित करना है तो आपको उद्योगों के लिए ज़रूरी होगा पूंजी को बनाना। लेकिन पूंजीगत उद्योगों का इंडिया में उस समय बहुत अभाव देखने को मिल रहा था। पूंजीगत उद्योग बेसिकली ऐसे उद्योग होते हैं, पूंजीगत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं, जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है ना पूंजीगत उद्योग, तो ये ऐसे उद्योगों को हम पूंजीगत उद्योग कहते हैं जो इंस्टेंट उपभोग में काम आने वाली सारी वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। अब हम सीधी भाषा में बताते हैं, इसका मतलब होता है मशीन बनाने वाली इंडस्ट्री, ये छोटी छोटी मशीनें बनाई जाती हैं, ऐसी इंडस्ट्री इंडिया में नहीं थी, इनको हम पूंजीगत उद्योग कहते हैं। ब्रिटेन में ये सारी इंडस्ट्रीज़ थी, वो मशीनें बनाते थे, फिर उन मशीनों से फिर हम बाकी का सामान बनाने का काम करते थे। तो मशीनगत जो उद्योग हैं ये ये हमें बिल्कुल भी देखने को भारत में नहीं मिलते थे। और यही था कि हमें मशीनें बाहर से मंगानी पड़ती थी और वो काफ़ी महंगे में आती थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें। फिर दूसरा है कि सकल घरेलू उत्पाद, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद, सकल यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जो जीडीपी वाला जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उस समय हमारे यहाँ पर जो वैल्यू एडिशन के लिए बहुत कम ऐसी सुविधाएं थीं जिससे हम अपने सामान में वैल्यू ऐड कर सकें। वास्तव में रेलवे,
इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कम्युनिकेशन, पोर्ट कुछ विभागीय उपकरणों तक ही सीमित थे। नए उत्पादक जो क्षेत्र थे उनमें हमें बहुत ही कमी देखने को मिल रही थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे देखें, मिनट, विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार क्या क्या था, किन किन चीज़ों का विदेशी व्यापार हुआ करता था, तो वो भी हम इसमें देखते हैं। विदेशी व्यापार का अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें थी, हालांकि जो मैंने पहले ही बता चुका है, इसमें जो भी बॉक्स में जो दिया गया विदेशी व्यापार के बारे में, उसमें मैं पहले आपको बता चुका हूँ बहुत सारी चीज़ें। जैसे आपका कपास है, ऊन है, चीनी है, नील है, पटसन है, रेशम है, इन सब सामानों को, उपभोक्ता वस्तुओं को इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि आयात भी हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी चल रही थी और भारत में आयात निर्यात व्यापार पर अपना जो मोनोपोली है वो इंग्लैंड बना के रखे हुआ था। ये सिस्टम था उस समय। ठीक है, पूरी तरीके से उन लोगों ने इंडियन मार्केट को एकदम ऐसे कैप्चर करके रखा था कि आप चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये सारी सुविधाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। शेष कुछ व्यापार जो है, आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक ही सीमित था। शेष व्यापार अगर इंडिया से करना होता था तो ज़्यादा से ज़्यादा सामान इंडिया से इंग्लैंड ही जाता था, बाकी कुछ चीन, श्रीलंका, ईरान में भी हो जाता था। देखो ये चीज़ तब थोड़ी आसान होने लगी जब हमारी जो स्वेज नहर है, स्वेज कैनाल है, रेड सी के थ्रू, आप लोगों को पता ही है। तो ये मैं दिखा देता हूँ मैप में एक बार, एक मिनट, जस्ट मिनट। ये आपका है स्वेज कैनाल। ठीक है, तो ये स्वेज कैनाल है। जब 18 सॉरी 1869 में जब इस कैनाल को रन कर दिया गया, शुरू कर दिया गया, उसके बाद जो व्यापार पहले इंडिया से इस अफ्रीका के थ्रू घूम करके हुआ करता था, अटलांटिक ओशियन से होते हुए तब जा कर के यूरोप कोई सामान पहुंचता था, वो अब सीधा यहाँ से आपका स्वेज नहर होते हुए मेडिटेरियन सी, और मेडिटेरियन सी से सीधा इंग्लैंड पहुंच जाया करता था। और इसके होने से हमारा जो सामान है बाकी के देशों, यूरोप के बाकी की कंट्रीज़ में भी पहुंचने लगा और सामान थोड़ा सा सस्ता हो गया, थोड़ा सा क्या, काफ़ी सस्ता हो गया। ये घटनाएं भी हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये काफ़ी उस समय आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो स्वेज नहर का ये आपका है, इसको आप थोड़ा सा इसमें पढ़ सकते हो, तो इसको आप पढ़ लेना। इसमें लिखा हुआ है जो भी चीज़ें मैंने बताई। पहले लाल सागर की शाखा, पहले बंगाली खाड़ी और दक्षिण पूर्व अफ्रीका से होते हुए आपका व्यापार हुआ करता था, लेकिन उसके बाद ये आपकी उसमें कमी देखने को मिली और आपका जो व्यापार है काफ़ी स्मूथ होने लगा। ठीक है, बाज़ारों तक सुगम पहुंच शुरू हो गई। ये घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक, सॉरी। और उसके बाद इन सारी घटनाओं का भी बहुत सारा इम्पैक्ट भी देखने को मिलता है। व्यापार होने लगा, निर्यात, और कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जिनका आपको भेजना होता था। ठीक है, तो जनांगीकी परिस्थितियाँ भी यहाँ पर इसमें दी गई हैं काफ़ी अच्छे से, और व्यावसायिक संरचना, आधारिक संरचना, और फिर हम निष्कर्ष पर आते हैं। तो कुछ टॉपिक बाकी है, मुझे लगता है वीडियो लेंदी हो जाएगा, है ना, जितनी चीज़ें मुझे बतानी थी। और जो आगे का जो हमारे कुछ टॉपिक्स इसमें बाकी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जनांगीकी परिस्थिति, इनकी डेमोग्राफी, और हमारा व्यावसायिक संरचना, ठीक है, आधारिक संरचना, और फिर कंक्लूज़न। इसको करने के बाद कल हम इसको बाइंड अप कर देंगे। एक टॉपिक को 2 दिन हम खींच रहे हैं, इसका मतलब उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि हमारा वीडियो बहुत लेंदी ना हो, और हम चाहते हैं कि चीज़ों को थोड़ा सा सरल भाषा में समझें। थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो कुछ नहीं 5-10 मिनट में होता। और सबसे बड़ी बात यह है कि
चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। और फिर हम कल इस जो क्वेश्चंस इसमें जो अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं इनको हम डिस्कस कर लेंगे। सो दोस्तों, अगर कुछ और इम्प्रूवमेंट अगर आपको चाहिए, अगर आपको लगता है कि कुछ बोलने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या समझने में आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मेंशन करो। मैं उस चीज़ में सुधार करने की कोशिश करूँगा। और मैं चाहता हूँ कि इसको अच्छे से डिस्कस करूँ, जिससे कि थोड़ा सा जो मेरा अनुभव है वो आप तक पहुँच पाए और कुछ बेनिफिट मिले। हमारा यही उद्देश्य है। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जैसे कि हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, जो हमारे भाई हैं, जो चीज़ों को थोड़ा सा मुश्किल फ़ील करते हैं समझने में, और हम इकॉनमी को इस लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे जो हमें बिल्कुल मुश्किल नहीं लगने वाला है। ठीक है, हम टू द पॉइंट नहीं पढ़ेंगे, हम बैकग्राउंड भी देखेंगे, हम चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेंगे। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू सो मच।